हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। डीएनएफ ब्लॉक रिवाइज करके आए? क्वेश्चंस करें? ठीक है। ऑलमोस्ट अराउंड चैप्टर छोटा है तो क्वेश्चंस भी लिमिटेड है, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या क्या? ए गधो, पढ़ लो ना जो पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बता देंगे। अभी शाम में हो जाएगी वो क्लास। सॉलिड स्टेट, जब मैं डीएनएफ ब्लॉक बोलूं तो तुम सॉलिड स्टेट बोलना। गजब। चलो, ये डीएनएफ ब्लॉक का रिवीजन है। इसमें ऑलरेडी आपके पास 7 AM नहीं 8 AM पे क्लासेस ऑलरेडी लगी हुई है, और इसमें सैटरडे तक पूरा इनऑर्गेनिक एक बार और रिवाइज होगा अगर आप करेंगे तो, वरना मैं तो करा ही रहा हूं। तो डीएनएफ ब्लॉक ये दूसरा चैप्टर है उसका। कल हुआ था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और अब केमिकल बॉन्डिंग अगर आप सॉल्व करें, 75 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, 25 आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करें तो देखोगे उस 100 से बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, पॉसिबल ही नहीं है, और वैसे टाइप के सवाल से बाहर नहीं आता है। अब मैं बता रहा हूं कि मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जाम के बाद कि ये क्वेश्चन यहां से आया, वो क्वेश्चन वहां से आया, ये बनाऊंगा, इसलिए ध्यान से जो करा रहे वो कर लीजिए। तो डीएनएफ ब्लॉक है, इसमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। कभी तो एकदम डिफिकल्ट उठा के पूछ देगा जो आपको लगेगा कि सुना ही नहीं है, जबकि एनसीईआरटी से पूछेगा, और कभी एकदम इजी पूछता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते अपना डीएनएफ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 30 सेकेंड से ज्यादा समय मत लीजिए। आपके पास पढ़ाया गया, रिवीजन किया गया, आपने एक बेसिक क्वेश्चन लगा लिया है। अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला डीएनएफ ब्लॉक का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा। 30 सेकेंड से ज्यादा समय मत लीजिएगा, और एक सेपरेट सीट में अपना आंसर लिखते रहिए ताकि आपको जज कर पाएंगे कि कितना सही कितना गलत किया है। प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ऐसा प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल आपको बताना है। अभी तक आपने कर लिया होगा, तो मैंने ट्रांजिशन मेटल की 9 या 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखाई हुई थी। उसमें से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ाया था आपको, उसमें से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ाया था, उसमें टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी पढ़ाई हुई थी, और कलर होता है डी ब्लॉक में जनरली, वो भी बताया हुआ था। रेडियो एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रांजिशन मेटल होगा तो रेडियो एक्टिव होगा ही होगा। सो नॉट पूछा है, सो नॉट का आंसर यही हो गया आपके पास, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो नॉट का ऑप्शन आपके पास हो गया 4। चलें आगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास रहेगा, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एआईपीएमटी के समय। Fe+2 में जितने डी इलेक्ट्रॉन है नॉट इक्वल टू, यहां पे क्वेश्चन जनरली इनकरेक्ट, फॉल्स, नॉट इक्वल, विच इज नॉट फॉर्म्ड, उस तरह से पूछा जाता है। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू। आप मुझे यहां बताएंगे कि किसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू है, बताइए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं Fe+2 में।
तो आपके पास पता चलेगा कि आयरन होता है 3d6 4s2। Fe+2 का मतलब हो गया 3d6। Fe+2 का मतलब हो गया 3d6। अब किसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है? देखो नियोन में p इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो देखोगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। नियोन में 1s2 2s2 2p6, तो देखो नियोन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है p के, मतलब ये तो बराबर है, नॉट इक्वल पूछ रहा है। मैग्नीशियम में s इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2, तो देखोगे s इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 6 है, 2 2 और 2। आयरन की डी इलेक्ट्रॉन, भाई आयरन में होता ही है 3d6, एक ही डी इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी 6 है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर सेम है तो आंसर तो फोर्थ ही होगा। देख लेते कैसे। क्लोरीन है या क्लोरीन माइनस, एक ही बात है। आप एक काम करो, क्लोरीन माइनस को लेके चलो। क्लोरीन माइनस से मतलब वो आर्गन की बात कर रहा है। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 17 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके 18 कर दिया आर्गन। आर्गन में पी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1s 2s 2p 3s 3p, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, मतलब p में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पे। नॉट इक्वल टू पूछा था, Fe+2 का डी इलेक्ट्रॉन किन के बराबर नहीं है? इसमें भी 6 थे, इसमें भी 6 थे, इसमें भी 6 थे, इसमें 12 है, इसलिए नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, देखिए कितना इजी सवाल पूछा जाता है डीएनएफ ब्लॉक से। खैर यहां पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन सॉल्यूशन? कौन सा आयन कलर्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन सॉल्यूशन? Zn+2, टाइटेनियम+4, कॉपर+2, वैनेडियम+3। Which of the following ion is colored? तो जब भी आपके पास कलर के क्वेश्चंस आते हैं, आप एक बार ट्राई करो, Which of the following ion is colored, एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, कलर शो करने के लिए मैंने एक रीजन बताया था कि कलर विल बी बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन। कलर्ड विल बी बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन। सो Zinc+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d10 है, अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है। टाइटेनियम+4 में 3d0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर प्लस में 3d10 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैनेडियम+3, साइंस टीचर विनीता, मतलब 23 होता है ना, तो इट विल बी 3d1, यहां पे +3 मतलब 3d1। 3d3 4s2 होता है ना वैनेडियम का, वैनेडियम का 3d3 4s2 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3d2 बचेगा। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां कलर्ड सॉल्यूशन आएगा। तो बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहां पे क्लिक कर रहे हैं। कलर का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चारों में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, पढ़ेंगे। 30 सेकेंड्स लीजिए, आंसर निकाल के रखिए। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कह रहा है, एमिन का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कौन सा है? तो सुनो, एमिन जो है एटॉमिक नंबर 25 है, एमिन सबसे पता है भाई। +2 से लेकर के +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एमिन की ये टेंडेंसी है कि +2 से +7 सारे शो करेगा। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है? जो जल्दी रिड्यूस होगा वही तो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो सबसे जल्दी रिड्यूस कौन होगा? जो सबसे हायर में होगा। इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये रिड्यूस करेगा अपने आप को, तो सबसे हायर है, तो इससे ऊपर जा नहीं सकता, केवल पॉसिबिलिटी है रिड्यूस करने की। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज खुद का रिडक्शन करना, देयरफॉर दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। तो एमिन ऑक्सीडाइज कब करेगा? जब खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस कब होगा? जब +7 में होगा। तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ एमिन इज +7। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस? इन सब में 1 2 3 4 में लार्जेस्ट रेडियस आपको बताना है। कर लिया आपने? फटाफट से आप अपने आंसर्स बताइए। हाँ, लगभग आंसर्स ठीक आ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट रेडियस? आपको बताया था कि स्कैंडियम से Mn तक डिक्रीज होता है, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल बराबर हो जाते हैं, और फिर यहां से कॉपर बढ़ जाता है और जिंक का साइज बढ़ जाता है। इन तीनों में कंपेयर करो, देखो टाइटेनियम विल बी द हाईएस्ट। जितना लेफ्ट में रहेगा उतना ही अच्छा है, ठीक है ना? जितना निकल कम है, मैंगनीज Mn कम हो रहा है, वैनेडियम कम हो रहा है, जितना लेफ्ट में रहेगा उतना ही अच्छा, उतना ही बड़ा है। लार्जेस्ट पूछा है, ठीक है? चलिए, तो ये सब आपको दिख रहा होगा बॉस। केवल या तो एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा या तो अपना लेक्चर कर लिया, दोनों में से कोई एक कर लो। दोनों जरूरी है, मतलब दोनों में से एक कोई जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 सेकेंड्स लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बताइए। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पेनल्टीमेट ऑर्बिट ऑफ क्वाइनेज। सबसे पहले क्वाइनेज मेटल कौन कौन से होते हैं? क्वाइनेज मेटल को हिंदी में बोलते हैं सिक्का धातु। क्वाइनेज मेटल कौन कौन से होते हैं? तो जो आपके पास ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 11 कॉपर, Ag एंड Au, ये जो ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट्स हैं, दीज आर योर क्वाइनेज मेटल्स। अब इनमें कह रहा है पेनल्टीमेट ऑर्बिट में, तो आपको पढ़ाते वक्त बताया है पेनल्टीमेट ऑर्बिट का मतलब n-1 ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो आप किसी एक का कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो यहां पे जगह 3p6 4s1 3d5 3d10। अब आइए, आपके पास कह रहा है कि पेनल्टीमेट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कॉपर जो है वो 4th पीरियड का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। अगर 4th पीरियड है दैट मींस n = 4 होगा। अब कह रहे हैं n-1 के लिए बताइए आप मुझे, मतलब थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप काउंट कर लोगे, थर्ड ऑर्बिट में 10 यहां आए, 6 आए और 2 यहां आए, मतलब 18। सबको सम करोगे आंसर 3 आ जाएगा आपके पास। पेनल्टीमेट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बताने थे, कितना आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलता हूं, ये वाला कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये 2 जगह पढ़ाया है, डी ब्लॉक में भी और आपके पास पीरियोडिक टेबल में भी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर मैं आपसे देख रहा हूं कि देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। देख लेते कि कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, कम ऑन, आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होने वाला है। चलो एक बार वही ट्रिक, आंसर आपके पास आया नहीं आया मैं बता देता हूं, आंसर इज 3। फिर आपको बताता हूं कि कैसे आया ये। तो देखो मैंने बताया था ग्रुप नंबर 3 4 5 6, ग्रुप नंबर 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 एंड 12। इस ऑर्डर में मैंने याद करने को बताया था कि ग्रुप 3 का 5d 3d सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, फिर 4d वाले एलिमेंट्स, फिर 5d वाले एलिमेंट्स। इस वाले का उल्टा कर दो, 5d 4d एंड देन 3d, और इस वाले में 5d ग्रेटर देन 3d ग्रेटर देन 4d। मतलब 5d एलिमेंट मतलब 6th पीरियड वाले, सबसे पहले Au आ जाएगा, 3d मतलब 4th पीरियड वाले मतलब कॉपर आ जाएगा, और 4d मतलब 5th पीरियड वाले सिल्वर आ जाएगा। तो गोल्ड, कॉपर और सिल्वर आपके पास थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। गोल्ड, कॉपर और सिल्वर आपके पास थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड? कौन सा है जो एसिडिक ऑक्साइड है? इनफैक्ट एसिडिक की जगह आपको लिखना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बट ठीक है, इससे भी आंसर आ ही जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है?
इन सब में जब आप सबसे ज्यादा एसिडिक देखने जाओगे आंसर्स, तो इसमें मोस्ट एसिडिक वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा। पीरियोडिक टेबल में भी और डी ब्लॉक में भी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिडिक कैरेक्टर से डायरेक्टली, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखोगे यहां पे +1 वाले में Mn+7 है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, अब ये आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन पेशेंस होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। और कॉमन सेंस इसमें, डी ब्लॉक मतलब केमिस्ट्री नहीं आनी चाहिए इसमें। अगर आपको बैलेंसिंग आती है, रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, जितने कॉपर उधर उतने कॉपर इधर, जितने क्लोरीन इधर उतने क्लोरीन इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने हाइड्रोजन इधर, जितने सल्फर इधर उतने सल्फर इधर, अगर बैलेंसिंग कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। और वैसे भी डी ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट से बता दूंगा, पहले बैलेंसिंग से करिए। पहले अपन बैलेंसिंग देख लेते कि बैलेंसिंग से कितना होगा, और फिर समझ लेते कि आंसर्स क्या होने वाले हैं इसमें। तो इन द गिवन रिएक्शन CuCl2 प्लस वाटर प्लस SO2 वो A का फॉर्मेशन करेगा, प्लस H2SO4 प्लस ट्वाइस S। A क्या है? यहां पे आओगे, दिस इज A इज Cu2Cl2। एक तो बैलेंसिंग से कर लिया होगा, देखो 2 कॉपर है और राइट हैंड साइड में कॉपर नहीं है, इसका मतलब Cu2 होगा, उधर 2 कॉपर रखना पड़ेगा। 4 क्लोरीन है जिसमें से 2 क्लोरीन आ चुका है, तो 2 क्लोरीन बचा हुआ Cu2Cl2 एंड कॉपर फॉर्म्स कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां से ऑप्शन से क्लियर था कि कॉपर +1 में स्टेबल होगा 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर के जब भी कंपाउंड बनाने हो +1 में बनाइएगा। कॉपर ऑलवेज डिसप्रोपोर्शनेट या डिकम्पोज टू गिव कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर +1 में स्टेबल होगा 3d10 कॉन्फ़िगरेशन के। आगे बढ़े, कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज होता है एंड फाइनली क्या बनाएगा? मैं हमेशा से बोल रहा हूं, कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज होगा, अच्छी बात है। कॉपर हमेशा +1 में कंपाउंड स्टेबल बनाता है। Cu2Cl2 हो, Cu2I2 हो, कॉपर ऑक्साइड का मतलब Cu2O हो, दिस वन इज द बेस्ट वन आंसर। क्यों? कॉपर +1 में है। यहां पे देखो, ऑक्सीजन पे -2, सामने +2 जाएगा, 2 कॉपर है, +1 हो गया। सो कॉपर फॉर्म्स ऑक्साइड इन +1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास चले जाएंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। अब ये VBT आ गया, थोड़ा सा इसमें वो भी इस्तेमाल हो गया, कोऑर्डिनेशन। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल आयन ऑफ CuCl4-2? आंसर कितने आ रहे हैं इसमें? दो नहीं है, 2 गलत है। 3 देखते, कोबाल्ट है, +2 है, 2 निकाल दो, 7, 5, 2, 3 आंसर सही है इसका। ठीक है, आ जाओ यहां पे कि कोबाल्ट यहां पे +2 में है। कोबाल्ट वैसे जनरली कितना होता है? 3d7 4s2 है ना। +2 का मतलब यहां पे 3d7 आ रहा होगा। और देखोगे यहां पे वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और अगर पेयरिंग नहीं होगा तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे? 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट, AgNO3 कलर्ड बॉटल में रखते हैं। इसको पढ़ाया नहीं जाता। अगेन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, फिर भी देखिए कि क्या कॉमन सेंस कॉमन हो गया आजकल। AgNO3 is stored in colored bottles because हम कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं AgNO3 को? आंसर आया? AgNO3 जो है सनलाइट की प्रेजेंस में
डिकम्पोज हो जाता है, कंपाउंड टूट जाता है, सिल्वर नाइट्रेट से कंपाउंड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल है कि आपके पास डिकम्पोजेज इन सनलाइट, इसीलिए कलर्ड बोतल में रखते हैं कि सनलाइट अंदर ना जा पाए। डिकम्पोजेज इन सनलाइट, तो AgNO3 is stored in colored bottles because it decomposes in sunlight। चलिए नेक्स्ट, which halide is least soluble in ammonia? भाई solubility का क्वेश्चन आते ही हाइड्रेशन एनर्जी सोचना है, या फिर अगर दिमाग चल रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस, अगर आपने उतने क्वेश्चंस किए हैं तो आपके पास आएगा सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन कैसे होगा, आइए भाई, सॉल्युबिलिटी को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को कैसे रिलेट कर सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी से। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी से आप रिलेट कर लोगे तो, और देखो दूसरा, कोवलेंट कैरेक्टर से भी रिलेट कर सकते हो। कोवलेंट कैरेक्टर होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आयोनिक सॉल्युबल होता है ना यार, आयोनिक सॉल्युबल होता है, कोवलेंट लेस सॉल्युबल होता है। तो मुझे बताओ, कोवलेंट सॉल्युबिलिटी का, कोवलेंट कैरेक्टर, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। लीस्ट सॉल्युबल मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सॉरी लीस्ट सॉल्युबल, इसको कम करना है तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा, लार्जर एनायन, स्मॉलर केटायन। केटायन सेम है तो एनायन, लार्जर एनायन। जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम। लीस्ट सॉल्युबल पूछा है, सॉल्युबिलिटी कम होना है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना है, देख लीजिए। क्लियर हुआ, समझ गए हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, Hg2Cl2 प्लस Ki एक्सेस में, यह आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक दो बार पूछा गया है, तो जरूरी है जानना। तो HgCl2 प्लस Ki एक्सेस, HgCl2 प्लस Ki एक्सेस ए फॉर्म करेगा प्लस KCl, क्या क्या होगा बताइए। HgCl2 प्लस Ki एक्सेस में आप देखो तो यहां पे K2HgI4 नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मेशन रिएक्शन है। दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मेशन रिएक्शन है। HgCl2 प्लस Ki एक्सेस नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मेशन रिएक्शन है, K2HgI4, ठीक है ना, प्लस Ki एक्सेस, ये क्या होगा आपके पास, नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मेशन रिएक्शन है। नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मेशन K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है नेस्लर रिएजेंट का। मरकरी का एक ही कंपाउंड, मरकरी वैसे कंपाउंड नहीं है आपके सिलेबस में बट एक कंपाउंड जो कि इंपॉर्टेंट है नेस्लर रिएजेंट, इसलिए पूछा गया पीवाईक्यू में, याद ही रखने वाला रिएक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट, यहां पे आइए। ये 9th क्लास में जब आप पढ़ रहे होते हैं, जिससे भी पढ़ रहे होते हैं, जहां भी पढ़ रहे होते हैं, हर जगह बताया होता है, हर टीचर बताता है, 9th क्लास वाला। एक तो मैं आंसर आपको थोड़ा आसान कर देता हूं, नेस्लर रिएजेंट जो है वो K2HgI4 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये मैंने आपको आसान कर दिया। बताइए, ये विट्रियोल का फॉर्मूला रटवाया जाता है, कौन सा आंसर है बताइए, कौन सा, 1 सही है। देखो ब्लू विट्रियोल तो पता है अपने पास, CuSO4.5 वाटर, ठीक है ना, CuSO4.5 वाटर। ग्रीन विट्रियोल है जो आयरन होता है, ग्रीन विट्रियोल में आयरन होता है 7 वाटर के साथ, ठीक है। व्हाइट विट्रियोल में भी जिंक होता है, ZnSO4.7 वाटर, ठीक है। इस हिसाब से आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, सही है। आप लोगों का DNF ब्लॉक। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, अच्छा ये मेटलर्जी का थोड़ा सा क्वेश्चन घुसा दिया, कर लीजिए, कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म इज पिग आयरन, घुसा मारूंगा, सबसे इंप्योर होता है वो आयरन, पिग आयरन। प्योर पूछ रहा है, 1 2 3, पिग कास्ट रॉट, 1 2 3, पिग आयरन सबसे इंप्योर होता है, उससे थोड़ा अच्छा होता है कास्ट आयरन, और सबसे अच्छा हो जाता है रॉट आयरन।
ठीक है ना। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, 0.2% इसमें कार्बन होता है, बहुत कम कार्बन होता है, तो जितना कम कार्बन होगा प्योरिटी बढ़ेगी। चलिए, क्रोमियम का कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर ये प्रीवियस ईयर में 3-4 बार देखोगे आप। ये कहां पढ़ाया जाता है? वैसे इस कंपाउंड को हम लोग पढ़ाते हैं रेडॉक्स में, पर ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक का क्वेश्चन सीरीज है तो वहां होना भी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। CrO5 का शेप पता है कैसा होता है? CrO5 जो होता है, क्रोमियम डबल बॉन्ड हो, फिर यहां पे बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, तो इसे ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको ब्लू कलर का होता है और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो -1 -1 -1 -1, जो डबल बॉन्ड है वो -2, तो यहां से क्रोमियम +6 आ रहा है, यहां से जो क्रोमियम है वो +6 में आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6 में आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम वाला क्वेश्चन हो गया। यहां पे आइए, अरे ये तो नोट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट इज, कौन सा है? लिखा है हुआ है, आप देखोगे तो यहां पे फर्स्ट वाला कि F में 1 इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन तक होना चाहिए, D में 0 या 1 होगा, D में 0 या 1 होगा, और फिर NH2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट, लैंथेनाइड सीरीज की बात कर रहा है। द एलिमेंट विच इज रेडियो एक्टिव एंड द एटॉमिक नंबर इज, आंसर क्या लग रहा है आपको? यूरेनियम किनको किनको लग रहा है? यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये मैं ही बता देता हूं। यूरेनियम किसको किसको लग रहा है? देखो मैं बता देता हूं, अगर आपको यूरेनियम लग रहा है तो थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़िए क्वेश्चन, ये गलत है। कह रहा लैंथेनाइड सीरीज में, ठीक है ना, ये यूरेनियम जो है आपका किधर आता है? एक्टिनाइड में चला जाता है वो, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव भी है, बहुत अच्छा फंसाऊ बन गया आपके लिए ऑप्शन। आपको रेडियो एक्टिव देखोगे लगेगा ये है, लेकिन पूछा लैंथेनाइड सीरीज में कौन है जो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो लैंथेनाइड सीरीज में प्रोमेथियम जो होता है, सीने पर नहीं प्रोमेथियम, सीने पर नदियां प्रेम में समाई बताया था मैंने, तो PM जो बताया था दैट इज प्रोमेथियम, ठीक है। ये वाला जो होता है दैट इज रेडियो एक्टिव, याद ही करने वाला चीज है। नेक्स्ट, क्वाइनेज एलिमेंट्स, सिक्का धातु, कल मेरे को पता चला इसका हिंदी। क्वाइनेज मेटल्स आर, ग्रुप 11 वाले होते हैं, तो ग्रुप 11 वाले यही तो दिख रहे हैं, कॉपर AgNaU। क्वाइनेज मेटल्स आर कॉपर AgNaU आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाएगा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट, फटाफट से करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का आपको ऑर्डर बताना है, किसका सबसे ज्यादा होगा किसका सबसे कम होगा, फटाक से आंसर देखना चाहता हूं कौन पहले करता है। Mn+2 Cr+2 Vanadium+2 is in sequence of, कर लिया आपने? अरे इलेक्ट्रॉन ही तो हटाना है। 1 2 3 4 कौन सा? 3 या 4? आंसर इसका है 3। Mn+2 में सबसे ज्यादा होगा बिकॉज Mn+2 में 3d5 हो गया, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहां पे। क्रोमियम+2 की बात करोगे, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो 2 निकालोगे इट विल बी d4। वैनेडियम+2 की बात करोगे, साइंस टीचर मेरे 3d3 4s2, मतलब 2 निकाल दोगे 3d3। तो जितने ज्यादा अनपेड उतने ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, जितना ज्यादा अनपेड उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट।
नेक्स्ट, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं खुद ही बता देता हूं भाई। क्रोमियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल शो करता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। बिलीव करो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है आप ही के। खैर यहां पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द येलो कलर ऑफ क्रोमेट चेंजेस टू ऑरेंज ऑन एसिडिफिकेशन। क्रोमेट डाई क्रोमेट इक्विलिब्रियम, मैंने बताया था कि क्रोमेट और डाई क्रोमेट इक्विलिब्रियम में रहता है। क्रोमेट और डाई क्रोमेट इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर एसिड डालोगे तो आगे जाता है, अगर बेस डालोगे तो पीछे आता है। C इज क्रोमेट एंड D इज डाइक्रोमेट। आइए, द येलो कलर ऑफ क्रोमेट चेंजेस टू ऑरेंज कलर। क्रोमेट जो है वो येलो कलर का होता है और डाई मतलब ऑरेंज कलर का डाई होता है। दैट इज, कह रहा है कि येलो कलर चेंजेस टू ऑरेंज कलर। क्यों? डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड? Which of the following compound is expected to be colored? कलर क्यों होगा आप ही बताइए। Why the compound will be colored? कंपाउंड कलर्ड होगा बिकॉज उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कंपाउंड कलर्ड होगा बिकॉज उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां पे देखो कॉपर +2 में है, कॉपर +2 का मतलब 3d9, 3d9 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके पास कलर। CuCl में कॉपर +1 में, Mg+2 यहां पे हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Ag+ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा वहां पे कलर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, यूरोपियम क्या है? F ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। ये तो सिंपल है आपके लिए। यूरोपियम इज अ, यूं गदगद तब दिल हुआ, राइट? तो EU यूरोपियम F ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट, डायामैग्नेटिक कौन है? खैर जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक? कौन सा है जो कि डायामैग्नेटिक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्रोमियम +2 में 3d4, 4 अनपेयर्ड है। वैनेडियम में D2 है, 2 अनपेयर्ड है। तो आप देखोगे स्कैंडियम +3, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, 3d1 4s2, तीनों निकाल दोगे तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, चलिए टाइटेनियम +3 में D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, निकाल के देखिए। नेक्स्ट आपके पास चले जाएंगे ये वाले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? आंसर आप लोगों से चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? आंसर आप लोगों से चाहिए। कम ऑन, जल्दी जल्दी। वन, 2, 3, 4 में से कौन सा आंसर होगा? ये मोस्ट बेसिक कह रहा है, मतलब मोस्ट बेसिक का मतलब लेस ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। मोस्ट बेसिक का मतलब लेस ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। लेस ऑक्सीडेशन नंबर किसका है आपके पास? MnO, मैंगनीज डाइऑक्साइड +2 वाला। अच्छा, एसिडिक पूछ रहा होता इसी में तो आपके पास +7 सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट A हो जाता। चलिए, सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल मोर देन एक्सपेक्टेड, एवरी क्वेश्चन है। तो सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन हट चुका है, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है। तो क्रोमियम से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा निकालना, मोर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्रोमियम के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 3d5 हो जाएगा। 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या हो जाता है? मोर सॉफ्ट हो जाता है, मेटालिक हो जाता है, डक्टाइल हो जाता है, हार्ड हो जाता है?
हार्ड हो जाता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, और कंडक्टिविटी वगैरह सब कम हो जाता है थोड़ा। नहीं, वो भी तो देखोगे मोर सॉफ्ट गलत है, मोर मेटालिक गलत है, मोर डक्टाइल गलत है, हार्ड होगा। हार्ड और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। चलो नेक्स्ट करो। पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? तो पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो भी दिखेगा m+2 से m। मैंने बोला था जब स्टेबल बनेगा, जब स्टेबल बनेगा तो क्या होगा? नेगेटिव। जब स्टेबल नहीं बनेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब पता करो किसका +2 अनस्टेबल है, किसका +2 अनस्टेबल है। तो देखोगे कॉपर जो है वो +2 में कॉपर +1 स्टेबल होता है, क्योंकि कॉपर +1 3d10 होता है। अच्छा, यहीं पे मैं कॉपर +2 की बात करूं तो ये 3d9 हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। स्टेबल होता तो नेगेटिव होता। एक और चीज मैंने यहीं पे बताया था कि E0 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो रिड्यूसिंग होगा, और अगर E0 की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। E0 की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, और E0 की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा ना। चलिए बताया हुआ है, नोट्स में देखिएगा। कॉपर हो गया आंसर, इसका आइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इन सालों का ट्रेंड है वो इतने ही बड़े बड़े कुछ लिख के देगा, बस एक बार पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। मात्र पढ़ने से इसका आंसर आ जाता है। पढ़ लिया? पढ़ लिया? क्या आंसर है? ए ऑप्शन आंसर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज, अरे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होता है और लोअर बेसिक होता है। ये तो हमने अभी क्वेश्चन भी कर लिया था इस पे, तो वन इनकरेक्ट तो यही है। अच्छा, दूसरा सही है कि नहीं है? ट्रांजिशन मेटल यूजुअली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। पूरा टॉपिक ही पढ़ाया हुआ है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा पढ़ो, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड मोर कोवलेंट ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉलर साइज मोर कोवलेंट। हायर ऑक्साइड ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज एसिडिक एंड वेयर इज द लोअर इज बेसिक। ये सही है। चलो, तो इनकरेक्ट था, आंसर आ गया है। नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन अ रो। जल्दी पढ़ लिया? हो गया? आगे बढ़े। भाई कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज है वो क्या होता है। तो भाई हमने पढ़ा है लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है। तो लेफ्ट में एस ब्लॉक है, फिर बीच में डी ब्लॉक है, और लास्ट में आपके पास पी ब्लॉक है। तो देखोगे एस ब्लॉक का साइज, दिस इज एस ब्लॉक का साइज बड़ा, डी ब्लॉक का साइज कम, पी ब्लॉक का साइज सबसे कम। वही तो कह रहे हैं, एस ब्लॉक से छोटा है, पी ब्लॉक से बड़ा है। देखो थर्ड ऑप्शन, एस ब्लॉक से छोटा है, पी ब्लॉक से बड़ा है। नेक्स्ट, हाँ यहां पे देखो E0 की वैल्यूज दी गई है और उस पर एक सजेशन पूछ रहा है। पढ़ लिया? देखो E0 की वैल्यू दी गई है, E0 की वैल्यू नेगेटिव है, और यहां पे E0 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा, E0 की वैल्यू अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है, E0 की वैल्यू नेगेटिव और रिड्यूसिंग होगा। E0 की वैल्यू नेगेटिव है, रिड्यूसिंग होगा, और E0 की वैल्यू पॉजिटिव है, ऑक्सीडाइजिंग होगा। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और ये वाले टाइप के सवाल आते हैं यार, नेगेटिव पॉजिटिव वाले। चलो ये वाले, फॉल्स कौन सा है देखते हैं इसमें आंसर। ये भी आपके नोट्स में है लिखा हुआ, बट फिर भी करिए फटाफट से। Which of the following statement is false? आगे आंसर कौन सा है?
VA5 बनता है, VCl5, VBr5, VI5 नहीं बनता है। इनकरेक्ट हो गया, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों? पहला पैराग्राफ नोट्स का जब देखोगे DNF ब्लॉक में तो पता चल जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था, और मैंने बोला था कॉपर +2 स्टेट में 3d9 दिखाता है, इसलिए अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ट्रांजिशन होगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 10 सेकेंड लीजिए फिर करिए। कह रहे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई। ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्यों? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई, व्हाई? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत हाई है बिकॉज देखोगे यहां पे कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बहुत होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है डी ब्लॉक का। मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, बताया था ना कि इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है पूरे डी ब्लॉक में। इनमें भी कंपेयर करने को अगर बोले तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। इनमें भी अगर कंपेयर करने को बोले तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। ठीक है, आइए अब यहां पे देखोगे कि क्यों हाई है, तो लिखा गया है ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन इन इनर टर्म। सही तो कह रहा है। क्रोमियम के पास क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि n-1d इनर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 4s1 में भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए यही सही है, मेल्टिंग पॉइंट के हाई होने का रीजन यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कम ऑन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। कर लिया? आंसर बताइए। फिर मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। अब बताइए सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है? यहां पे देखोगे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे? Fe+3 में 3d6 होता है। Fe +3 कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दिस विल बी 3d5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पे। अच्छा, निकल +2 की बात करो, 3d8। 3d8 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई? 10 में से 8 है, मतलब आपके पास 2 अनपेयर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद Mn+4 की बात करो तो Mn+4 में कितने अनपेयर्ड है? Mn में होता है 3d5 4s2, तो 4 निकाल लोगे तो 3d3 बन गया यहां पे। और वैनेडियम+4, वैनेडियम+4 में सबसे कम हो जाएगा, साइंस टीचर विनीता, दैट इज 3d1। तो जब आप अरेंज करोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अरेंज कर लो, 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1, सही तो है। चलिए नेक्स्ट, which of the following pair of transition metal ions are a stronger oxidizing agent in aqueous solution? Easy, बहुत आसानी से करिएगा। और अगर आप क्वेश्चन अधूरा पढ़ने का आदत रखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरा पढ़िए। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। Which of the following pair of transition metal ions are the stronger oxidizing agents in aqueous solution? आया समझ में? कौन सा है आंसर? ए, सी। Which of the following pair of transition metal ions are
स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, सिंपल है कि बस आपके पास स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होगा एक्वस सॉल्यूशन वाला, Mn+3 एंड कोबाल्ट+3। क्यों, बना के देख लीजिए Mn+3 और कोबाल्ट+3। तो Mn+3 होगा आपके पास, Mn में 3d5 4s2 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d4 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d4 हो जाएगा, 3d5 4s2, ठीक है। कोबाल्ट+3 की बात करोगे तो कोबाल्ट+3 में कोबाल्ट इज 3d7 4s2 और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, दिस इज 3d6। देखो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, अब बाकी सब में निकालोगे तो देखो साइंस टीचर विनीता, मतलब साइंस टीचर विनीता, ये ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इनके पास ये अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है, तो रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब Mn अपने आप को नीचे ले जा सकता है, +2 में ले जा सकता है, कोबाल्ट भी नीचे ले जा सकता है, 3d5 करके फटाफट से स्टेबल हो जाएगा, समझ रहे हो, 3d5। तो इसलिए जो अपने आप को रिड्यूस कर देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इन दोनों के पास वो टेंडेंसी जो खुद को रिड्यूस कर ले, क्योंकि रिड्यूस होने के बाद स्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? हो गया होगा अभी तक, अब तो हो ही गया होगा। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज को कम करता है, राइट, डिक्रीज इन साइज। कौन कौन से साइज को अफेक्ट करता है ये मुझे बताइए। 4D और 5D सीरीज के साइज को, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के साइज को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉट करेक्ट, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर आया? फर्स्ट है, फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे आपका बेसिक ऑर्डर कम हो जाएगा, तो लैंथेनम से लुटेशियम तक बेसिक ऑर्डर कम होता चला जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर आपका लेस बेसिक कर रहा है, जो कि गलत है। लैंथेनम सबसे ज्यादा बेसिक होगा और फिर उसके बाद लुटेशियम तक कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, विच आंसर तो आई है ये वाला, एम्फोटेरिक कौन नहीं है? नॉट एम्फोटेरिक, बहुत आसान सवाल, और लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, खाली ट्रिक के भरोसे हैं, तो गलती होगा। ऑक्साइड ऑफ द मेटल केटायन विच इज नॉट एम्फोटेरिक, अब आप ट्रिक पढ़ो तो उसमें सारे एम्फोटेरिक हैं। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, सब उसमें आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक कौन होता है भाई? जो एसिड से भी रिएक्ट कर पाए, जो बेस से भी रिएक्ट कर पाए, राइट। अब देखो यहां पे एल्युमिनियम जो है वो अपने Al2O3 वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एल्युमिनियम अपने पास Al2O3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम अपने पास Cr+3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Zn जो है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn है बेचारा, ये Mn+2 नॉट एम्फोटेरिक। देखिएगा तो ये अपने आप को, एल्युमिनियम जो है अपने आप को कम भी कर सकता है +3 से, एल्युमिनियम +1 पे भी ला सकता है, एल्युमिनियम 0 पे आ सकता है, एल्युमिनियम +6 तक भी जा सकता है। तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज भी करा सकता है और ये अपने आप को रिड्यूस भी करा सकता है एल्युमिनियम 0 तक। क्रोमियम के पास भी यही है कि क्रोमियम +6 तक भी जा सकता है, क्रोमियम 0 में भी आ सकता है, ठीक है। जिंक के साथ भी सेम केस है, लेकिन Mn+2 जो है ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है। इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज, केवल और केवल अपने आप को ऑक्सीडाइज ही कर सकता है, कैन ओनली ऑक्सीडाइज, देयरफॉर ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, केवल और केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, एम्फोटेरिक तो नहीं होगा। मतलब केवल एक पार्ट से रिडक्शन करेगा, दूसरे से रिडक्शन नहीं करेगा। Mn+2 इज एम्फोटेरिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, वैसे भी एम्फोटेरिक का कैरेक्टर जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करे, ठीक है।
Mn+2 जो है, एक तो ये तरीका है समझने का, दूसरा तरीका बता देता हूं। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका समझा देता हूं। सेकंड वे से समझिए कि भाई Mn+2 ये अपना लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज जो है वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा, अगर आपके पास लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या ये बेसिक हुआ? अगर ये बेसिक है तो इट विल रिएक्ट ओनली विथ एसिड। भाई रिएक्ट ओनली विथ एसिड, तो अगर ये रिएक्शन ही केवल एसिड से करेगा तो एम्फोटेरिक कहां हुआ? Mn+2 बेसिक नेचर का हो गया, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये केवल एसिड से रिएक्ट करेगा, तो एम्फोटेरिक नहीं हो पाया Mn+2। आंसर। नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टर बताना है, बेसिक कैरेक्टर बताना है, जनरल ट्रेंड फॉलो करेगा। अच्छा आप मुझे बताइए, लेफ्ट से राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है कम होता है? और ये वाला भी बता दीजिए। चलिए, तो आपको भी पता है बस कि लेफ्ट से राइट होने पर क्या इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा? कम, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि साइज कम हो रहा होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक होता है। अच्छा, टॉप से बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो देखो आंसर बी आ रहा है क्या? लेफ्ट से राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा ये वाला, आंसर बताओगे आप। AgF, AgCl, NaCl, NaBr, NaI ये सारे कलरलेस हैं, बट AgBr, AgI कलर्ड है, क्यों? जो आपके AgBr है, AgI है, वो कलर्ड होंगे। देखिए, कलर करने का पूरे उसमें दो ही रीजन होता है, जो आपके सिलेबस में है वो है डीडी ट्रांजिशन। अच्छा, डीडी ट्रांजिशन बोलिए या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलिए, बात एक ही है। डीडी ट्रांजिशन बोलिए या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया AgF, AgCl, NaCl, NaBr, NaI कलरलेस है, और AgBr और AgI जो है वो कलर्ड है। कलर्ड इसलिए क्योंकि डीडी ट्रांजिशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, यहां पे आओगे आप AgBr, Ag और AgI में आप देख पा रहे हैं दे आर लार्ज एनायन, Br माइनस I माइनस। तो अगर इसके पास बॉस लार्ज एनायन है तो क्या ये कोवलेंट कैरेक्टर शो कर जाएगा? तो अगर लार्ज एनायन है तो कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा तो दैट मींस पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी कोवलेंट कैरेक्टर में आता है। तो दो वजह से कलर शो होता है, एक डीडी ट्रांजिशन और दूसरा कोवलेंट कैरेक्टर। फर्स्ट आंसर हो। नेक्स्ट, सीरियम कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट +4। सीरियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें एक्टिनाइड सीरीज में सबसे पहले लिखा है। मतलब लैंथेनाइड ऑक्टेनाइड जब पढ़ा रहा था वहां पे सबसे पहले आपको लिखाया था। सीरियम +4 होने से हो क्या रहा है? सीरियम +4 होने से हो क्या रहा है? तो देखो वहां पे क्या D0 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्या? सॉरी F0, सीरियम F0 आएगा, D0 क्यों आएगा? तो आंसर ये होगा, सीरियम से अगर 4 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो F0 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, और ये स्टेबिलिटी होता है ना? तो देयरफॉर F0 हो, F7 हो, F14 हो, स्टेबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, K2Cr2O7 heated with conc H2SO4 and soluble chloride such as KCl। मैं इसमें आपको क्या है, 1 मिनट ले लो, लेकिन क्वेश्चन सही करके देना जल्दी। आंसर क्या है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो सोचने पे मजबूर करेगा। तो देखिए यहां पे कि K2Cr2O7 जो होता है आपके पास, K2Cr2O7, इसको हमने हीट किया है किसके साथ? conc H2SO4 के साथ, ठीक है। और उसमें हमने क्या डाल दिया है कि मेटल क्लोराइड,
तो मैंने एक रिएक्शन आपको बताया था कि कोई भी मेटल क्लोराइड H2SO4 और K2Cr2O7 के साथ क्रोमाइल क्लोराइड का रेड वेपर निकाल देगा। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड का रेड वेपर, क्रोमाइल क्लोराइड का रेड वेपर, ठीक है। तो K2Cr2O7 heated with conc H2SO4 and soluble chloride such as KCl, क्रोमाइड क्लोराइड का रेड वेपर CrO2Cl2। नेक्स्ट, which of the following is incorrect about KMnO4? क्वेश्चन इनकरेक्ट का है, जैसे इनकरेक्ट मिले हाईलाइट कर लिया कीजिए, नहीं तो दिमाग से निकल जाता है। अब इनकरेक्ट कौन सा है? देखने से ही क्लियर हो जाएगा ऑप्शन, मुझे तो देखने से क्लियर हो गया, आपको है या नहीं बताते हैं। देखो पर्पल तो है, पर मैग्नेट पर्पल कलर का है, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। आइसोमॉर्फस विद पोटेशियम क्लोरेट, आइसोमॉर्फस का मतलब बता देता हूं, सेम शेप या फिर सेम स्ट्रक्चर, यहां समझो तो दोनों सेम होता है। KMnO4 जैसा होता है वैसे ही KClO4 होता है, Mn के जगह Cl ही तो लगा है, तो दोनों सेम शेप के हैं, तो आइसोमॉर्फस हो गए। थर्ड देखो, इंटेंस पर्पल कलर क्या डीडी ट्रांजिशन से आया है? नहीं, गलत है। अरे भाई डीडी ट्रांजिशन तो वहां होगा जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डीडी ट्रांजिशन तो वहां होगा जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो Mn+7 है, यहां तो D0 होता है, यहां पे तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड की तो बात अलग है, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और बस अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इंटेंस कलर नहीं आएगा। कलर डीडी ट्रांजिशन से तभी आएगा जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, इसीलिए इनकरेक्ट आंसर हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर? ये जो मैं बोला ना कि कलर दो वजह से होता है, एक आपके पास डीडी ट्रांजिशन, दूसरा वही फजांस रूल, उसको हम चार्ज ट्रांसफर भी बोलेंगे। चार्ज ट्रांसफर अभी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, देख लीजिए, जहां डीडी ट्रांजिशन नहीं लग रहा होगा ना वहां चार्ज ट्रांसफर लगेगा, सिंपल समझिए। जहां डीडी ट्रांजिशन नहीं लगेगा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका, LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, बट वो डिटेल लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कलर्ड, कौन सा कंपाउंड कलर्ड है? कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। भाई चार्ज ट्रांसफर कहां होगा? तो सिंपल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज ट्रांसफर होगा, सिंपल है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज, सॉरी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा, गलत बोल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वहां पे हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर। तो देखो कहां कहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी क्रोमियम+6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, KMnO4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, Fe+1। वैसे आप ध्यान रखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में चार्ज ट्रांसफर ही लगता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ये वाला, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe+1 होता है, NO+1 होता है, और ये दोनों के दोनों वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, WFL। Fe+1 NO+1 और दोनों के दोनों वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में भी चार्ज ट्रांसफर से ही कलर शो होता है। नेक्स्ट, when I- is oxidized by MnO4- in alkaline medium, I- converts into, फटाफट करिए, I- is oxidized by MnO4- in alkaline medium। तो देखिएगा I- जो है वो MnO4 से अल्कलाइन मीडियम में कहां होगा? देखिए I- एसिडिक मीडियम में I2 जाता है, और अल्कलाइन मीडियम में कॉपी खोल के देखेंगे IO3- में जाता है, आयोडीन +5 में जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तो I2 में कन्वर्ट होगा, वरना IO3- में जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट गिव कलर्ड सॉल्यूशन? कौन है जो कलर्ड सॉल्यूशन नहीं देगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में आएगा कलर्ड, इसका मतलब अनपेयर्ड। कलर तब शो होगा जब अनपेयर्ड होगा। अच्छा अनपेयर्ड कहां नहीं है जहां कलर शो नहीं होगा?
जिंक +2 में 3d10 होता है, जिंक +2 में 3d10 होता है, कलर नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब कलर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा आराम से, पहली बार में क्वेश्चन गलत कर पाओगे, चलो इसको करो पहले। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम हीट कर रहे हैं विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम हीट कर रहे हैं विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो सॉल्यूशन जो है उसको वापस से एसिडिफाई किया गया है। बताइए आंसर, 1 या 2 या 3 या 4, 1 या 3, 1 3, देखो 2 और 4 तो नहीं होगा, डाइक्रोमेट क्रोमेट का इक्विलिब्रियम येलो ऑरेंज का होता है, तो 1 और 3 में से होगा, कौन सा होगा ये ध्यान रखना है। देखो क्या कह रहा है, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, येलो से ऑरेंज कलर का इक्विलिब्रियम है, एसिड देने पे आगे, बेस देने पे पीछे जाता है, ये हमें पता है। अब आ जाओ, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हम पहले यहां थे डाइक्रोमेट पे, हमने उसको हाइड्रोक्साइड दिया मतलब बेस दिया, तो हम कहां पहुंच गए, क्रोमेट पे पहुंच गए, ठीक है। तो सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, येलो, राइट। अच्छा नहीं सॉरी, तो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज अगेन एसिडिफाइड, ओहो ये वाला सॉल्यूशन भूल, सॉल्यूशन वापस एसिडिफाई किया गया है, तो वापस से डाई बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा। ये वाला मत भूलिएगा, कह रहा है कि डाइक्रोमेट को पहले बेस दिया, ठीक है, हम यहां आ गए, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज अगेन एसिडिफाइड, फिर से एसिडिफाई कर दिया तो फिर से ऑरेंज चले जाएगा, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। Mn3O4 में किसका मिक्सचर होता है, कौन कौन होगा Mn3O4 में, Mn3O4 इज अ मिक्स ऑक्साइड, इसको हम मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं, और इसमें दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है MnO और एक होता है Mn2O3, एक होता है मैंगनीज का ऑक्साइड और Mn2O3, थर्ड। नेक्स्ट, KMnO4 हीट करने पर कहां जाता है, नोट्स खोलिए मिलेगा, KMnO4 हीट करने पर कहां जाता है, तो KMnO4 हीट करोगे तो आपको बताया था कि जिन जिन चीजों से बनता है उन चीजों में वापस चले जाता है, तो ये परमैग्नेट है, तो ये मैग्नेट में जाएगा, तो देखो मैग्नेट कहां कहां है, मैग्नेट सब में है, मैग्नेट सब में है, तो देखो मैं आपको यहां भी K2MnO4 मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट है और मैग्नेट है। फिर देखो पाइरोलिसाइट ओर से बनाते हैं, तो पाइरोलिसाइट ओर में भी टूटेगा, MnO2 में भी टूटेगा, MnO2 में भी टूटेगा, और कौन सा O2 गैस की प्रेजेंस, O2 गैस भी हम ले रहे होते हैं, तो यहां पे आपके पास ये आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, एटॉमिक साइज इज ऑलमोस्ट द सेम, कहां पे एटॉमिक साइज सेम है, ABCD में से, जब मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहां पे ये क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं और अभी गैप है कुछ सालों से, तो आएगा। द एटॉमिक साइज इज ऑलमोस्ट सेम, किसका भाई, बताया था कि 4D सीरीज और 5D सीरीज वालों की एटॉमिक साइज सेम हो जाती है ना, तो देखो वो नसीब था, तो 4D सीरीज और 5D सीरीज वालों की साइज बराबर हो जाती है ना, 4D और 5D वाले की बराबर हो जाएगी, और बराबर हो जाए, क्यों बराबर होती है ये भी पता है, वाई द साइज इज सेम, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर रॉन्ग, कौन सा गलत है। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है रेपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, वो डायामैग्नेटिक होगा, रेपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो डायामैग्नेटिक होगा। चलो सेकंड करो, Fe+2 is more stable than Mn+2 towards oxidation to +3, रॉन्ग कह रहा है ना, तो सीधा सीधा दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन, Fe+2 मोर स्टेबल कैसे, Fe+2 तो 3D6 है,
और Mn+2 कैसे 3d5 है, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा, स्टेबल Mn+2 ज्यादा स्टेबल होगा, तो गलत है वो। चलिए नेक्स्ट। अच्छा बोथ 2 and 3, तो 2 3 भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ CrO2O7 sp3d3 कहां होता है? क्रोमियम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना पाएगा, तो 6 का मतलब sp3d2 हो सकता है मैक्स, तो ये भी गलत है, थर्ड भी गलत है। अच्छा तो 2 और 3 दोनों ही गलत है, मतलब ऑप्शन 4 हो गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड द फर्स्ट वन इज नॉट मोर एसिडिक देन सेकंड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड द फर्स्ट वन इज नॉट मोर एसिडिक? बहुत प्यार से चलिए आंसर बताइए। ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो एसिडिक है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या है? तो देखो यहां पे, ये देखो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, एसिडिक कम होगा। यहां पे भी देखोगे कम ऑक्सीडेशन है, एसिडिक कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है बॉस आपके पास Mn3O4 में MnO और Mn2O3। ठीक है, तो आप देखोगे तो दोनों के दोनों सेकेंड एंड थर्ड में पहला वाला एसिडिक नहीं है, पहला वाला बेसिक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। कलरलेस स्पीसीज, चलिए तो कलरलेस स्पीसीज कौन कौन से हैं? कलरलेस स्पीसीज कौन कौन से होते हैं? तो भाई जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलर शो नहीं करेगा। अनपेड वैनेडियम का है, वैनेडियम क्या होता है? साइंस टीचर विनीता 21 22 23 23 3d3 4s2, मतलब अगर वैनेडियम +5 में आ जाए तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैनेडियम अगर +5 में आ जाए तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे वैनेडियम +5 में है। नेक्स्ट, बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स। मैंने बोला है लैंथेनम OH होल थ्राइस से डिक्रीज कर जाएगा ल्यूटेशियम तक, इट डिक्रीजेस। लैंथेनम से राइट साइड में जाओगे डिक्रीज कर जाएगा, भाई साइज कम हो रहा है तो बेसिसिटी कम होगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय सीरियम, बताया है। सीरियम का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सा होगा? तो मैंने सीरियम का +3 भी बनाया है, +4 भी बनाया है और लिखवाया भी स्पेशल पॉइंट बना के। तो सीरियम का +3 और +4 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 एंड +4। सीरियम द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय सीरियम इज +3 एंड +4। चलिए यहां पे आइए कि अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। प्रीवियस ईयर, अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो देखोगे यहां पे कि भाई मैंने लैंथेनाइड सीरीज, अब देखो सबसे बड़ा होगा यहां पे लैंथेनम, पता है क्यों? लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट का है, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट का है नहीं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट का है। लैंथेनम एफ ब्लॉक एलिमेंट का है नहीं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रही है, बाकी सब में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं, इसका साइज कम नहीं हुआ, मतलब लैंथेनम सबसे बड़ा होगा, तो इसका आंसर या तो 1 या तो 2 होना है। ठीक है, उसके बाद याद करो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है। तो देखो याद होगा तो सीने पर नदियां, तो सबसे पहले ये आता था, तो लेफ्ट में सबसे पहले सीने है तो सबसे बड़ा होगा इसका। इन तीनों में सीरियम सबसे बड़ा होगा, तो देखो यहां पे है सीरियम सबसे बड़ा। सीने पर नदियां प्रेम में समाई, फिर प्रेम आता है। यूं गदगद तब दिल हुआ, ये भी लूट लो, ये भी लूट लो, या वाई भी आता है, सबसे नीचे चला जाता है। तो लेफ्ट से राइट जाओगे साइज कम होता चला जाएगा, तो आंसर नंबर 1। आसान है।
द रेडियस ऑफ लैंथेनम +3 इज 1.06 एंगस्ट्रॉम। 1.06 एंगस्ट्रॉम आपके पास रेडियस दिया गया है। कह रहा लुटेशियम का कितना होगा। भाई लेफ्ट से राइट जाने पे बेसिसिटी कम होता है, साइज कम होता है, तो देखो साइज कम होगा। इसका 1.06 एंगस्ट्रॉम है तो लुटेशियम का साइज कम होगा, मतलब 1.06 से कम होना चाहिए। ऑप्शन देखो, केवल एक ऑप्शन है जो 1.06 से कम है, दैट इज 0.85 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, विच वन विल गिव Fe+3 आयन इन सॉल्यूशन। Fe+3 आयन कौन देगा। तो भाई कोऑर्डिनेशन तो टूटता नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं टूटेगा। Fe+3 यहां पे नहीं है, Fe+2 है इसमें। यहां पे देखोगे तो इट गिव्स Fe+3 आयन इन सॉल्यूशन। यहां पे देखोगे तो इट गिव्स Fe+3 आयन इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, among the following complex in decreasing order of magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट देख लो कहां ज्यादा है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, कैलकुलेट कर लो। तो ये देखो पहले वाले में Fe+3 है क्या। Fe+3 का मतलब 3d5 होता है, और मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयरिंग होगी नहीं, मतलब D5। बी में चलते हैं, वहां भी Fe+3 है लेकिन पेयरिंग है, तो 5 में से 4 पेयर हो जाएगा, एक अनपेयर्ड बचा रह जाएगा, मतलब बी में आपके पास D1 है। अब आते हैं डी की बात कर लेते हैं। डी में Fe+2 है, हां, और Fe+2 का मतलब 3d6। 3d6 का मतलब कितने अनपेयर्ड है, 4। अच्छा यहां पे फिर से Fe+2 है, लेकिन इस बार पेयर्ड है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयर्ड है तो Fe+4 मतलब 3d6 होगा। 3d6 का मतलब यहां पे हो जाएगा 6 के 6 पेयर्ड हो जाएंगे, D0 कॉन्फ़िगरेशन। जितना ज्यादा अनपेयर्ड उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, ए का सबसे ज्यादा होगा, या तो आंसर 1, 2 और 4 होना है। फिर आपके पास डी का होगा तो आपके पास या तो आंसर 3 या 4 होना है। फिर आपके पास बी का होगा तो आंसर 3 होना है, और सबसे लास्ट में सी का होगा। चलें आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, नोट्स एफ ब्लॉक। यूं गदगद तब दिल हुआ, गैडोलिनियम बताया भी था कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है गैडोलिनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64। उसे बताया था कि डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो 4f7 5d1 6s2, 4f7 5d1 6s2 ये गैडोलिनियम का होता है। स्पेशल याद करने के लिए बोला था और वो आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, कह रहा है कि ये K2Cr2O7 लिया गया है और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+SO4 लिया गया है, तो क्या होगा। तो देखो K2Cr2O7 ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि क्रोमियम +6 में, तो फटाक से क्रोमियम +3 में चेंज होता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, और क्या करेगा, बगल वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो जाएगा, और बगल वाले को देखो ऑक्सीडाइज कर दिया। तो देखो यहां पे Fe+2 की बात किया ही नहीं है, अगर करता तो ये आंसर होता। तो बात किया है वो क्रोमियम +6 से, तो क्या होगा उसका रिडक्शन, देखो आंसर 1। क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में चेंज हो जाएगा, आंसर 1। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, कम ऑन। बताओ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। बताया था मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। चलिए अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, तो 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3d6 4s2 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखोगे जैसे जैसे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है। निकल की बात करो तो निकल में होता है आपके पास फेकोनी 3d8 4s2,
3D8 का मतलब हो गया 5 और 3 8, 2 अनपेयर्ड। कॉपर का मतलब कितना हो गया, 1 अनपेयर्ड है 4s1 में। जिंक का मतलब 0 अनपेयर्ड है। मोर अनपेयर्ड मोर द मेल्टिंग पॉइंट, मोर मेटालिक बॉन्डिंग। अनपेयर्ड से मेटालिक बॉन्डिंग आता है। आई होप आपको यहां तक क्वेश्चंस लगे हो। वी हैव डन 65 क्वेश्चंस, ठीक है। इतने क्वेश्चंस इनफ हैं आपके डी ब्लॉक को, INF ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन इनफ है। ये क्वेश्चंस जो मैं PDF टेलीग्राम में डाल देता हूं, इनफैक्ट अभी डाल देता हूं। तो अगर मैं टेलीग्राम में ये डाल देता हूं तो आपको रिवीजन करने में जरूरत आएगी, तो वहां पे देख लेना। भूल जाऊंगा इसलिए अभी डाल देता हूं आपके सामने, ठीक है। ये टेलीग्राम में गया, राइट। अब आपके पास सॉलिड स्टेट स्टार्ट करना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करना है, तो सॉलिड स्टेट आज इवनिंग के टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कल मॉर्निंग होगा, क्योंकि मुझे कहीं अभी ट्रेवल करना है कुछ इंपॉर्टेंट रीजन से, ठीक है। तो अभी मैं यहां क्लास लेके ही बस निकलूंगा यहां से। तो आज का टारगेट अपडेट हो गया होगा। शाम में आपके पास आपके काउंसलर्स, सीट वाइज आपको बैठना है। आपके काउंसलर शाम में आके आपके टारगेट्स पूछेंगे। नहीं होगा तो मैं हूं ही, फिर कल मिलता हूं आपसे, ठीक है। वैसे हो जाता है आप लोगों का, तो इसलिए कर लीजिएगा आज वाला टारगेट, ठीक है। उम्मीद करता हूं टेस्ट अच्छा गया होगा, और नहीं अच्छा गया होगा तो और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जो कल बच्चों से मिला है, मैं जो कल बच्चों से मिल रहा हूं, तो उनके तो अच्छा गया है। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है तो दे आर डूइंग वेल, बिकॉज दे आर ऑन ट्रैक। अब कहां कमी है वो अपने को पता करना है, राइट। चलिए आपसे भी मिलेंगे। अभी इस सेशन को एंड करते हैं, फिर अपना आप पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। 5 मिनट का रिफ्रेशमेंट लीजिए और सिट डाउन अगेन एंड रॉक द डे, ठीक है। थैंक यू।